नमस्कार दोस्तों। हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन है और हम लोग अपने सब्जेक्ट की 4th यूनिट में चल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन जो सब्जेक्ट है, इसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है या हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, पिलर्स को अगर हम समझते हैं, उनके बिहेवियर को समझते हैं और उनका प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करना है, अगर ये चीज़ें हमें समझ में आती हैं तो हम आसानी से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अभी अपनी क्या कहते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, इसकी 4th यूनिट हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट देखी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है अभी तक की तीनों यूनिट में कि पहली यूनिट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताया गया है कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की स्पेशलिटीज क्या है, इनका प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने देखा था। दूसरी यूनिट में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ में आ रही है तो हम सिस्टम को अगर डिजाइन करना है तो किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। हम लोगों ने यूएमएल के बारे में देखा था, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, और यूएमएल ने हमें एक पाथ प्रोवाइड किया था जिसकी हेल्प से हम अपने मेंटल विजुअलाइजेशन को एज अ डायग्राम शो कर सकते थे। हम लोगों ने सेकेंड यूनिट में देखा था कि यूएमएल में हमारे दो तरीके के या दो टाइप्स के डायग्राम होते हैं। एक आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम और दूसरा आपका बिहेवियरल डायग्राम। स्ट्रक्चरल डायग्राम में दोस्तों हम पर्टिकुलर सिस्टम जो हमारा है उसका डिप्लॉयमेंट किस तरीके से किया जाएगा, कहाँ कौन सा कंपोनेंट होगा, किस कंपोनेंट के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर या प्रोटोकॉल यूज होगा, ये सारा आर्किटेक्चर हम स्ट्रक्चरल डायग्राम के अंदर क्रिएट करते थे। और दोस्तों अगर हम बात करें बिहेवियरल डायग्राम की, तो जो हमने स्ट्रक्चरल डायग्राम क्रिएट किया है उसमें जो कंपोनेंट जहाँ पे रखा हुआ है, जिस कंपोनेंट के अंदर जो पर्टिकुलर लाइब्रेरी फाइल्स को रखा गया है, उनके एग्जीक्यूशन टाइम पे उनके बिहेवियर को कैप्चर करने के लिए हम लोग बिहेवियरल डायग्राम का यूज करते हैं। दोस्तों, स्ट्रक्चरल डायग्राम, बिहेवियरल डायग्राम दोनों का एक अपना कॉन्सेप्ट है और दोनों जब तक हम क्रिएट नहीं करते हैं तब तक हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरी यूनिट पे आए थे। तीसरी यूनिट पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर एनालिसिस करते हैं, फिर कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, फिर डिज़ाइन को हम ऑप्टिमाइज करते हैं और देन उसके बाद से हम उसको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते समय कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को या प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने थर्ड यूनिट में देखी थी दोस्तों। देन नाउ हम 4th यूनिट पे हैं और 4th यूनिट हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि जो हमारा सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, ये एक अगर हम कहें कि प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों पैराडाइम्स को सपोर्ट करता है। सबसे पहले हम लोग सी प्लस प्लस को सी विथ क्लासेस कहते थे, लेकिन आगे चल के फिर हम लोग उसको सी प्लस प्लस कहने लगे। तो दोस्तों हम लोगों ने 4th यूनिट में अभी तक देखा कि सी का स्ट्रक्चर क्या, सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कांस्टेंट टाइप क्या होता है, नेम स्पेस क्या होता है, इनम क्या होता है, आपका अगर हम कहें कि इनम क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल के नाम को हम कितने तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं या फिर सही तरीके से वेरिएबल का नाम हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक देखी थी। और लास्ट लेक्चर दोस्तों हम लोगों का ऑपरेटर्स के ऊपर था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑपरेटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस
that takes one or more arguments and produce a new value. ठीक है, यानी कि that takes one or more arguments and produce a new value, for example addition, subtraction, multiplication, etc. Are all operators are used to perform various operations on variable and constants. ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में देखा था, और हम लोगों ने नंबर ऑफ कुछ ऑपरेटर्स देखे, यहाँ पे 9 ऑपरेटर्स हैं, और हम लोगों ने अभी तक जो देखा है, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को देखा है। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हमने बताया है कि क्या कि ये वैल्यू को असाइन करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम a इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, तो ये हो गया आपकी l वैल्यू, और ये हो गया आपकी r वैल्यू। ठीक है ना, तो ये जो l वैल्यू है और ये जो r वैल्यू है, तो r वैल्यू हमेशा l वैल्यू को असाइन की जाती है, और जिसके थ्रू असाइन की जाती है उसके लिए हम ये इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं, और ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं? असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों हम लोगों ने जो दूसरा हमने देखा था, दूसरा जो हमने देखा था वो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर था। और मैथमेटिकल ऑपरेटर में जैसा कि दोस्तों प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सारे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, जो कि दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशन को परफॉर्म करके एक नई वैल्यू को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर 1 प्लस 2 लिखा हुआ है, तो ये दो ऑपरेंड हो गए, ये आपका ऑपरेटर हो गया, ये इन दोनों के बीच में कैलकुलेशन करके एक नई वैल्यू यानी कि 3 को प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हो गए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों हमने जो हमारा तीसरा अभी तक देखा है, तो वो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है ना, और रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में जो हमने देखा, तो हमने देखा जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जिनका यूज हम पर्टिकुलर दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को जनरेट करने के लिए करते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो हमने सबसे लास्ट ऑपरेटर अपना जो कल डिस्कस किया था, वो था हमारा फोर्थ, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से दो ऑपरेटर यूज होते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। किस तरीके से दो ऑपरेटर यूज होते हैं हमारे, एक हमारा एंड ऑपरेटर, डबल एंड, और एक हमारा और ऑपरेटर। ठीक है ना, तो एंड ऑपरेटर और और ऑपरेटर के मैंने बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जैसे अगर हम बात करें 0 1 1 0, ये सॉरी 0 0 1 0 0 1 और 1 1, और यही और के लिए भी करें 0 0 1 0 0 1 और 1 1। तो जो वैल्यू प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, एंड के बाद और आर के बाद, ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारी प्रोड्यूस हो रही है, इसमें अगर एंड की बात करें तो एंड में मैंने आपको बताया था कि जब दोनों टाइप की रिलेशन सेम हो, यानी कि दोनों कंडीशन या दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है, उस कंडीशन में वैल्यू हमारी ट्रू होती है। लेकिन अगर दो रिलेशन, दो स्टेटमेंट के बीच में अगर कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स होता है, तो एंड क्या करता है कि वो फिर उसको एज अ फॉल्स लेता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 0 को फॉल्स मान के चल रहे हैं और 1 को हम लोग ट्रू मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जैसे कि अब ये बात करें तो 0 0 दोनों फॉल्स है, तो ये आपका फॉल्स होगा एंड में। लेकिन और की बात करें तो 0 0, तो ये भी फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स होगा। एंड की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है स्टेटमेंट, तो वो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे 1 ट्रू 0 फॉल्स है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? फॉल्स होगा। यहाँ पे भी एक ट्रू एक फॉल्स है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? फॉल्स होगा। और यहाँ पे ये दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों अगर हम और की बात करें
तो यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है। तो और में क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू है तो और क्या करता है कि उसको ट्रू मानता है। तो यानी कि एक ट्रू है, एक फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये भी ट्रू है, सॉरी ये फॉल्स है, लेकिन ये एक ट्रू है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लॉजिकल एंड में और लॉजिकल और में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रू की पॉसिबिलिटीज एक है और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रू की पॉसिबिलिटीज 3 है। ठीक है ना। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर था जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दोस्तों। ठीक है। तो अब हम आज का जो ऑपरेटर है आपका, यानी कि बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में देखते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की, तो ये बिट के ऊपर परफॉर्म करता है। तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि देयर आर used to change individual bits into a number. They work with only integral data type like character, int and long and not with floating point variables. यानी कि बिटवाइज ऑपरेटर फ्लोट के ऊपर काम नहीं करता है, ये बिट्स को नंबर में कन्वर्ट करता है और जैसे इंडिविजुअल बिट इनटू अ नंबर चेंज करता है। और कौन कौन से जो हमारे बिट ऑपरेटर्स होते हैं, अगर हम बिट ऑपरेटर्स देखें तो सिंगल एंड, ये आपका एक बिट ऑपरेटर है, याद रखिएगा। डबल एंड जो होता है वो आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लेकिन सिंगल एंड जो होता है वो आपका बिट ऑपरेटर होता है। डबल और जो डबल लाइन होती है तो ये आपकी और ऑपरेटर होता है, लेकिन सिंगल जो है ये आपका क्या हो जाएगा, बिट ऑपरेटर। ठीक है ना, बिटवाइज और इसको कहते हैं, इसको एक्स और कहते हैं और इसको नॉट कहते हैं। ठीक है ना। तो दे कैन बी यूज एज शॉर्ट हैंड नोटेशन टू एंड, ठीक है, ईटीसी। तो मोस्टली दोस्तों अगर हम बात करें बिटवाइज ऑपरेटर की, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि देयर आर यूज्ड टू चेंज इंडिविजुअल बिट इनटू अ नंबर, यानी इंडिविजुअल बिट को नंबर में चेंज करता है। ये केवल इंटीजरल डाटा पे टाइप पे काम करता है, जैसे कि कैरेक्टर हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, लेकिन ये फ्लोट पे काम नहीं करता। ठीक है ना। तो ये आपका बिटवाइज ऑपरेटर है। होप सो आपको समझ में आया होगा कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। उसके बाद से दोस्तों अगली चीज है आपकी शिफ्ट ऑपरेटर। तो दोस्तों अगर हम बात करें शिफ्ट ऑपरेटर की, तो अगर हम शिफ्ट ऑपरेटर की बात करते हैं तो जैसे क्या है कि शिफ्ट ऑपरेटर वैल्यू को शिफ्ट करने के लिए यूज होता है। वैल्यू को शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है कि राइट साइड में शिफ्ट करना है, ठीक है ना, या अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर, मतलब कि किस तरीके से, जो एक तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेटर को शिफ्ट कर सकते हैं, एक तो राइट हैंड साइड में ऑपरेटर को शिफ्ट करते हैं, या तो फिर अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर को भी हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम शिफ्ट ऑपरेटर्स की बात करें तो शिफ्ट ऑपरेटर्स में अगर आप देखें तो ये आपके कुछ ऑपरेटर्स हैं। एक आपका है ये ऑपरेटर जो कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेटर को शिफ्ट करता है। एक है आपका राइट साइड ऑपरेटर जिसका सिंबल ये है, और ये वैल्यू को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता है। ठीक दोस्तों उसी तरीके से एक अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका क्या है, ये नंबर ऑफ 3 सिंबल यूज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, जो कि राइट अनसाइंड वैल्यू को राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए यूज होता है दोस्तों। ठीक है ना, अनसाइंड वैल्यू को राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए हम इस पर्टिकुलर ऑपरेटर का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो ये आपका शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूनरी ऑपरेटर की। तो यूनरी ऑपरेटर्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि दीज आर द ऑपरेटर्स विच वर्क ऑन ओनली वन ऑपरेंड, यानी कि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये केवल और केवल एक ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं, इसीलिए हम इसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। देयर आर मेनी यूनरी ऑपरेटर बट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर मोस्ट यूज। ठीक है।
तो जैसा कहने का मतलब क्या है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ही आपस में मतलब कि मोस्टली हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझने वाली है वो ये है दोस्तों कि जो हमारा यूनरी ऑपरेटर्स है, वो यूनरी ऑपरेटर काम किस पे करता है, सिंगल ऑपरेंड पे, ठीक है ना। याद रखिएगा, नॉर्मली जो ऑपरेटर होता है वो दो ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके एक नई वैल्यू को जनरेट करता है, लेकिन जो हमारा यूनरी ऑपरेटर है वो हमेशा सिंगल ऑपरेंड के ऊपर यूज होता है और उसकी वैल्यू को चेंज करता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम लोग अगर हम यूनरी ऑपरेटर की बात करें तो हम वहां पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस और डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों जो जैसे कि आपने अगर हम इसकी बात करें तो एग्जांपल के थ्रू आपने देखा होगा, आप a प्लस प्लस लिख देते हैं, ठीक है ना, या a माइनस माइनस लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम सपोज कीजिए अगर a की वैल्यू अगर हमने 10 मानी है और हमने a प्लस प्लस लिखा है, तो इसका मतलब अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 11। और अगर हमने a माइनस माइनस लिखा है तो इसका मतलब 10 की वैल्यू अब ये 10 में क्या हो गया, 9। तो ये क्या है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये क्या है आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। क्या है, एक आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और दूसरा आपका क्या है दोस्तों, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो ये जो ऑपरेटर है मोस्टली यूज किए जाते हैं हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर। मोस्टली हम लोग इस पर्टिकुलर दो ऑपरेटर्स का यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, और इस ऑपरेटर को हम लोग यूनरी ऑपरेटर दोस्तों कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी, जैसे कि ये तो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं इसलिए हमें पता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी अदर यूनरी ऑपरेटर्स की बात करें तो एड्रेस ऑफ एंड, ठीक है ना, डिफरेंस, स्टार, न्यू एंड डिलीट, बिटवाइज नॉट, लॉजिकल नॉट, यूनरी माइनस एंड यूनरी प्लस, ठीक है ना। ये भी आपके अदर यूनरी ऑपरेटर्स के रूप में काम करते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आपको इसने कहा है ये एंड के बारे में और स्टार के बारे में, तो आपको पता है कि एंड क्या है, एक ऑपरेटर है जो कि प्रोग्रामिंग करते समय उसी समय समझाया गया था कि एंड जो है वो पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, या फिर ये कहें कि अगर हम एंड ए लिखते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था, और अगर ए की वैल्यू 10 है तो एंड ए का मतलब क्या हो गया कि ये 10 जो लिखा हुआ है वो किस मेमोरी लोकेशन पे है। मान लीजिए अगर एक बॉक्स है मेमोरी का जिसमें 10 है और ये मेमोरी लोकेशन 101 पे है, तो ये एंड ए का मतलब क्या हो गया कि वो ये 101 को शो करेगा, यानी कि पर्टिकुलर वेरिएबल जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, ठीक है ना, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या है, ये पर्टिकुलर जो आपका ऑपरेटर है ये उस लोकेशन या उस एड्रेस को शो करता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा टेनरी ऑपरेटर है, ठीक है ना। आप होप सो आपने टेनरी ऑपरेटर के बारे में सुना होगा। तो ये जो दोस्तों हमारा टेनरी ऑपरेटर है, अगर हम इस टेनरी ऑपरेटर की बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है कि द टेनरी इफ एल्स क्वेश्चन मार्क इज एन ऑपरेटर विच हैज दीज ऑपरेंड, ठीक है ना। यानी कि हम जैसे कि टेनरी ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि इफ एल्स की जगह पे हम वहां पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्क का यूज कर रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है ना, जिनका हम यूज अगर हम इफ एल्स न लिख के अगर हम क्वेश्चन मार्क का यूज कर रहे हैं तो वहां पे उसी कंडीशनल स्टेटमेंट के रूप में काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी, उसकी जगह पे हमने यहाँ पे देखिए क्या लिख दिया है कि इफ ए ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क। तो अगर ए 5 से बड़ा है इफ, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे इफ एल्स दोनों हो गया। नॉर्मली अगर इस स्टेटमेंट को अगर हमें इफ एल्स की हेल्प से लिखना होता तो हम ऐसे लिखते, देखिए इफ ए ग्रेटर देन 5, ठीक है ना, तो क्या होता, काउंट आपका होता ट्रू, ठीक है ना, और एल्स काउंट फॉल्स, ठीक है ना। तो यहाँ इफ काउंट
एल्स काउंट ये लिखा जाता। लेकिन हमें अगर इफ एल्स को नहीं लिखना है तो हम टेनरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं सिंपल इफ एल्स की जगह यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क यूज हो गया है, और इस क्वेश्चन मार्क से हमें लोग इफ एल्स को समझ पा रहे हैं कि इफ एल्स किस तरीके से वर्क कर रहा है। यानी कि अगर हम बात करें कि जैसे कि इस टेनरी ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे हम बड़ी आसानी से समझ पा रहे हैं कि इफ एल्स के बिना भी हम केवल एक टेनरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क का यूज करके हम इस पूरे स्टेटमेंट को का यूज कर सकते हैं। जैसे अब a ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क, यानी इफ एल्स दोनों इसमें लगा हुआ है। अगर बड़ा है तो क्या प्रिंट करेगा ट्रू, और अगर क्वेश्चन मार्क में अगर ये बड़ा नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा फॉल्स। ठीक है ना। तो आप देखिए ये जो हम लोग 4 लाइन में जो स्टेटमेंट लिख रहे थे उसको हम लोगों ने टेनरी ऑपरेटर का यूज करके एक सिंगल लाइन में उसको इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, किसमें क्या किया हम लोगों ने, एक सिंगल लाइन में पर्टिकुलर को हमने इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये आपका दोस्तों टेनरी ऑपरेटर हो गया। ठीक है, तो होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरी देखिए साफ साफ समझने वाली बात यह है कि हम पहले क्या लिखते हैं, इफ, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, फिर एल्स, फिर स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस इफ एल्स को अगर हमें 2 बार लिखना पड़ रहा है, फिर स्टेटमेंट, इतना सारा कुछ लिखना पड़ रहा है, तो इनका काम एक टेनरी ऑपरेटर सिंपल क्वेश्चन मार्क का यूज करके हम कर सकते हैं। तो हमारा कोड की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी और लाइन ऑफ कोड भी थोड़े कम हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो होप सो आपको ये टेनरी ऑपरेटर आसानी से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टेनरी ऑपरेटर है क्या दोस्तों। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों हमारा अगला है कॉमा ऑपरेटर। ठीक है ना, तो कॉमा ऑपरेटर के बारे में एक सेकंड, अगला है दोस्तों हमारा कॉमा ऑपरेटर। ठीक है ना, तो जैसा कि इसमें कॉमा ऑपरेटर के अंदर आप हमें जानते हैं कि हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर कॉमास का भी यूज करते हैं, काफी यूज करते हैं कॉमास का। तो जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज यूज्ड टू separate variables name and to separate expressions. In case of expression, the values of last expression is produced and used. ठीक है ना, तो जैसे कि आप अगर ये एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं तो एग्जाम्पल में आपको साफ साफ ये शो हो रहा है इंट ए बी सी। हमने यानी कि 3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं जिनका टाइप क्या है दोस्तों, इंटीजर। और हमें ये अच्छे से पता है कि अगर इसका टाइप इंटीजर टाइप है, ठीक है ना, तो इंटीजर टाइप का मतलब क्या हो गया कि जो ये पर्टिकुलर 3 वेरिएबल हमने डिसाइड किए हैं सबसे वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही होल्ड करेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, जो हमने वेरिएबल का ये जो नेम डिसाइड किया है ए बी सी, हमने ऊपर वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर के बारे में डिस्कस किया है। तो ए बी सी जो है एक शॉर्ट नेम की कैटेगरी में आते हैं। वेरिएबल नेम की बात करें तो ये शॉर्ट नेम की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, अब दोस्तों यहां मैंने लिखा a इज इक्वल टू बी प्लस प्लस कॉमा सी प्लस प्लस, फिर a इज इक्वल टू सी प्लस प्लस विल बी डन। ठीक है ना, तो a इज इक्वल टू बी प्लस प्लस कॉमा सी प्लस प्लस। ठीक है ना, तो ये जो हमने कॉमा लगाया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये सेपरेट करने के काम आ रहा है। या फिर हमने यहाँ पे जो कॉमा लगाया है a और b के बीच में, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सेपरेट कर रहा है 3 वेरिएबल्स को। यानी कि कॉमा ऑपरेटर की बात करें तो जब भी हम वेरिएबल के बीच में या फिर और के बीच में अगर डिफरेंस या फिर कहें कि सेपरेट करना होता है तो हम वहां पे कॉमा का यूज करते हैं। नॉर्मली हम जब भी डिक्लेरेशन करते हैं तो जैसे कि अगर हमने लिखा कैरेक्टर, ठीक है ना, तो ए, अब अगला लिखना है तो हम अगर केवल बी लिखते हैं तो वो एक ही वेरिएबल माना जाएगा। ठीक है ना, भले हम ए स्पेस करके बी लिखते हैं तो भी वो एक ही वेरिएबल माना जाएगा। लेकिन अगर हम ए बी के साथ कॉमा लगा के सी करते हैं तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोगों ने इतने ये हमारे सी के ऑपरेटर्स थे। और इन ऑपरेटर्स की अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हम सही तरीके से
प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे या फिर सही प्रोग्राम नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर हमें सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग करनी है या ओवरऑल किसी की भी प्रोग्रामिंग करनी है, तो हमें ये चीज इन ऑपरेटर्स को पहले समझना होगा कि पर्टिकुलर कौन सा ऑपरेटर किस काम के लिए यूज हो रहा है। तो होप सो आपको मैंने जितने ऑपरेटर बताए हैं वो समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।